हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। देखिए दोस्तों, मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बेहद स्वागत करता हूं। और आज हम जो है एनसीईआरटी क्लास 7 के जितने भी जियोग्राफी के कोर्सेस हैं, जितने भी जियोग्राफी के चैप्टर्स हैं, उन सभी से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 1 इन्वायरमेंट को चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यह चैप्टर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं लूँगा। आई होप आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इस लेक्चर का आप भरपूर आनंद उठा सकते हो। साथ ही देखिए दोस्तों, अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, सो लेट्स बिगिन दिस लेक्चर। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे पर्यावरण के बारे में। व्हाट इज द पर्यावरण, व्हाट इज द इन्वायरमेंट। तो देखिए, कोई भी जो चैप्टर का नाम होता है वह पूरे के पूरे चैप्टर को डिफाइन करता है। तो पर्यावरण का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, परिधन आवरण होता है। पर्यावरण का मतलब क्या होता है? परिधन आवरण। इसका मतलब यह है कि हमारे चारों ओर का जो आवरण है, हमारे चारों ओर का जो क्षेत्र है, जो हमको कवर करके रखता है, वही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। अब इसके बाद देखिए, पर्यावरण एक्चुअली है क्या। एक्चुअली जो पर्यावरण होता है दोस्तों, वट एवर वी सी इन अवर सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड द इन्वायरमेंट। ओके, इट्स अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इट इज कॉल्ड अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इट प्रोवाइड एयर टू टेक ब्रेथ, वर्क फॉर वाटर फॉर ड्रिंक, फूड फॉर ईट एंड लैंड फॉर लाइफ। ओके, मतलब पर्यावरण हमारे जीवन की मूल आधार होती है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा देती है, पीने के लिए जल देती है, खाने के लिए भोजन देती है और रहने के लिए भूमि भी प्रदान करती है। इन सब के कॉम्बिनेशन को हम इन्वायरमेंट या पर्यावरण के नाम से जानते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा सही कि इस पृथ्वी पे कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारे ऐसे फील्ड हैं जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन यानी पॉल्यूटेड करने में लगे हुए हैं, इसको प्रदूषित करने में लगे हुए हैं। जैसे आप खुद ही जानते हैं, कई सारी फैक्ट्रियां हैं हमारे देश में, जिससे निकलने वाला जो धुआं होता है, जो डस्ट होता है, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड कर रही है। ऊपर से लोग जो हैं, इतने ज्यादा उनमें इंटेलेक्चुअलिटी होती है कि वे पेड़ों को काट देते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये पेड़ ही एकमात्र माध्यम होते हैं जो क्या कर सकते हैं। ये पेड़ ही एकमात्र माध्यम होते हैं जो जितनी भी पॉल्यूशन चीजें होती हैं, जितनी भी पॉल्यूटेड चीजें होती हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। सो देखिए दोस्तों, लेट्स कंटिन्यू दिस लेक्चर फॉर फर्दर इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक्चुअली क्या है, इस चैप्टर में बताया गया है एक बच्चे के बारे में जो कि स्कूल जाता है, एक स्कूल का एटमोस्फियर है और वहाँ अच्छे से पढ़ाई लिखाई करता है, अपने टीचर से कंसल्ट करता है। तभी वो छुट्टियाँ होती हैं, छुट्टियों के बाद जब वापस स्कूल जाता है, तब वह देखता है कि उनके यहाँ एक मैदान था जो स्कूल के पास ही था, जिसमें ये बच्चे जाकर के खेला करते थे। लेकिन उस मैदान की जगह में अब क्या हुआ है? उस मैदान की जगह में अब एक इमारत बन गई है। तो वह जो बिल्डिंग बनी है, इसके वजह से वहाँ के जितने भी पेड़ पौधे थे उनको काट दिया गया, वहाँ के फूल थे उनको काट दिया गया, वहाँ की जो मुलायम घास थी उनको हटा दिया गया। तो इससे क्या हुआ? जो तितलियां आके उस फूलों में बैठती थी, उनका भी जीवन नष्ट हो रहा है। उस एरिया से जो शुद्ध हवा, जो ऑक्सीजन के रूप में मिलती थी, वह भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो कई प्रकार की तकलीफों का सामना उनको करना पड़ सकता है, ऐसा उस बच्चे को लगता है। और वह जाते ही अपने टीचर को काफी ज्यादा सैड मूड से बताता है, काफी दुखी होके, कि सर देख रहे हैं आप, ये क्या हो रहा है। तो उनके प्रिंसिपल बोलते हैं, हाँ बच्चों, लगता है कि इन्वायरमेंट इज गोइंग टू चेंज, इट इज चेंजिंग, पर्यावरण बदल रहा है। तभी बच्चे पूछते हैं कि ये पर्यावरण क्या होता है सर, आप बताएंगे क्या हमको? तभी टीचर ने कहा, बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल। देखिए, इसका अर्थ होता है, फिर उसके बाद बच्चे ही बोलते हैं कि क्या सर इसका अर्थ कहीं ये तो नहीं, स्कूल, भवन, है ना, मेज यानी चेयर्स, सभी कुर्सियाँ, सभी टेबल्स, सभी खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी क्या पर्यावरण के पार्ट्स हैं? तो टीचर ने कहा, बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, बिल्कुल एकदम सही बात है। लेकिन रुको सही। क्या रुको? कि कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने कर दिया और कुछ का निर्माण मनुष्य ने किया।
जिन चीज़ों का निर्माण प्रकृति ने किया वह प्राकृतिक पर्यावरण कहलाती है, और जिन चीज़ों का निर्माण मनुष्य ने किया वह मानव निर्मित पर्यावरण कहलाती है। अब देखिए कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें आते हैं आपके पर्वत आते हैं, नदियाँ आती हैं, पेड़ प्राणी और कई प्रकार की चीज़ें आती हैं, स्थल मंडल, ये सब वगैरह प्राकृतिक पर्यावरण में मिलता है। और मानव ने क्या बनाया? मानव ने सड़क तैयार की, मानव ने कारें तैयार की, कई सारे मोटरसाइकिल, साइकिल, है ना, घर, और कई सारे टेम्पल, कई सारी इमारत, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, तरह तरह की चीज़ें इंसान ने बना दी। ये सभी पर्यावरण के ही पार्ट्स हैं। आइए देखिए दोस्तों, हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। तो ये बेसिकली दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है कि जो पर्यावरण के घटक होते हैं। कौन कौन से दो हिस्से? एक प्राकृतिक और मानव निर्मित, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। अब हम समझते हैं कि व्हाट आर द नेचुरल इन्वायरमेंट फैक्टर्स एंड व्हाट आर द आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट फैक्टर्स। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। तो इसमें आता है आपका जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जयमंडल। सिंपल सी बात है, देखिए दोस्तों, जलमंडल मतलब, मंडल मतलब एक समूह, तो जल का समूह, जल का समूह बोले तो जलाशय, जल का समूह मतलब आपका जितने भी रिजर्वायर ऑफ वाटर्स हैं, जैसे कि आपके ओशियंस हैं, आपके कई सारे सीज हैं, है ना, नदियां हैं, नहरें हैं, झरने हैं, तालाब है, झील है, ये सभी जितने भी जल वाले भाग होते हैं इनको हम जलमंडल कहते हैं, यानी कि हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और जितना भी वो एरिया होता है जो क्या होता है, जो जिसमें हम वायु की परतों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आप बेसिकली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस के बारे में डिस्कशन करते हो। तो यहाँ देखिए, यह जो क्षेत्र होता है यह वायुमंडल कहलाता है ना, जिसमें आप देख सकते हो कि वायुमंडल में जो एरोप्लेन है वह एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाता है ना। वहीं हम देखेंगे स्थल मंडल के बारे में, यानी कि लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर क्या होता है? देखिए दोस्तों, इसको समझना पड़ेगा आपको पहले कि देखिए, सबसे पहले तो आपके लिए क्वेश्चन है कि आप अर्थ के अंदर रहते हो या बाहर रहते हो। तो आप बोलोगे सर हम अर्थ के अंदर रहते हैं, लेकिन क्या बच्चों ये सही है? बिल्कुल गलत है। हम अर्थ के अंदर नहीं रहते, हम अर्थ के बाहर रहते हैं। ओके, आप जहाँ पे चल रहे हो ये क्या है? अर्थ का आउटर लेयर है, जिसको आप क्या बोलते हो? क्रस्ट के नाम से जानते हो दोस्तों। किस नाम से जानते हो? क्रस्ट के नाम से। और हिंदी में आप क्या बोलते हो? उसको भूपरपट्टी कहते हो, मतलब पृथ्वी का बाहरी ठोस परत। ओके, यही है पृथ्वी का आउटर लेयर, जिसको आप स्थल मंडल कहते हो, जहाँ आप रहते हो। ओके, फिर उसके बाद हम जानेंगे जैवमंडल के बारे में। जैवमंडल में हम सभी सभी सजीव चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। सजीव चीज़ का आप किसको बोलोगे? सजीव चीज़ मतलब जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी चीज़ें जैवमंडल में आती हैं, यानी बायोस्फीयर में आती हैं। क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि बायो का मतलब ही होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलेटेड। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम देखेंगे मानव निर्मित पर्यावरण के बारे में। तो मानव ने क्या क्या पर्यावरण बनाए? देखिए, सबसे पहले मानव ने इमारत बनाए पेड़ों को काट के, पार्क बनाया पेड़ों को काट करके, पुल बनाए पेड़ों को काट करके, सड़क बनाए पेड़ों को काट करके, कई सारी इमारत बना दी पेड़ों को काट करके, फैक्ट्रियां बना दी पेड़ों को काट करके। मैं आपको बार बार ये पेड़ों को काट करके क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए दोस्तों, इस पूरे पृथ्वी में मनुष्य ही एक ऐसा जानवर है जिसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यह आता है कि वो अपने पैर में कैसे कुल्हाड़ी मारे। लेकिन देखिए दोस्तों, सभी मनुष्य तो ऐसे नहीं होते। कुछ मनुष्य समझदार भी होते हैं जो कि पेड़ों की रक्षा करते हैं, कुछ पेड़ लगाते हैं, कुछ पौधे लगाते हैं, प्लांटेशन करते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए, लोगों ने पेड़ों को ही काट दिया और बोला कि हम यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, देश में एफडीआई लाएंगे। एफडीआई मतलब आप जानते हैं ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कब आएगी? जब जगह उनको मिलेगी। जगह उनको तभी मिलेगी जब पेड़ों को काटा जाएगा। तो ये सभी कई सारे प्रॉब्लम हमको देखने को मिलते हैं। ये कौन करता है? मनुष्य ही तो करते हैं। अब इससे क्या होता है? इससे क्या होगा? पेड़ कट जाएंगे तो क्या होगा? देखिए, पेड़ कटने से कई सारी प्रॉब्लम होती है। सबसे पहला प्रॉब्लम तो आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। दूसरा प्रॉब्लम, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, हीट लेवल बढ़ जाएगा, गर्मियाँ ज़्यादा लगेंगी आपको। थर्ड प्रॉब्लम होगा कि सूर्य से जो निकलने वाली हार्मफुल रेज हैं, किरणें जो हैं, वो हमारे पृथ्वी पे पहुंच जाएंगी। पांचवा प्रॉब्लम आपको होगा, कौन सी प्रॉब्लम होगी? कि आपका जो अर्थ होता है, देखिए दोस्तों, एक्चुअली क्या है मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जैसे देखिए, जस्ट इमेजिन कीजिए, ये आपका कौन सा है? आउटर लेयर ऑफ अर्थ है, यानी क्रस्ट है। अब यहाँ पे क्या रहता है? एक
प्लांट रहता है या कोई एक ट्री है, तो इसकी जो जड़ें हैं वह दूर दूर तक फैली होती हैं, आपको पता ही होगा सही। अब ये जड़ें जो होती हैं, इसकी जो रूट्स होती हैं, ये क्या करती हैं, मिट्टी को इसकी जड़ों में, इसके रूट्स में बांधे रखती हैं, जिसकी वजह से एक जो है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर यहाँ रेडी हो जाता है और मिट्टी जो है एक दूसरे से बंधी हुई रहती हैं, फिक्स रहती हैं, जिससे कि कभी भी मिट्टियों का एक दूसरे का साथ छोड़ने का कोई संभावना नहीं रहता। लेकिन अगर आप इस पेड़ को ही काट दोगे तो ये जड़ें क्या होंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। जब ये जड़ें ही नहीं रहेंगी तब क्या ये मिट्टी स्पेसिफिक वे में रहेगा, नहीं रहेगा। तब क्या होगा, मिट्टी एक दूसरे का साथ छोड़ेंगे और उसके बाद जो ये जगह खाली बच जाएगी, इस जगह में क्या आएगा, फिर भूकंप आएगा। जो ऊपर की जो मिट्टी है वह नीचे जाने लगेगी और यहाँ पे भूकंप आएगा, या पॉसिबली ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से ज्वालामुखी ऊपर की तरफ चला जाए। तो ये सभी प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकता है। फिर आपके एरिया में अगर मान लीजिए आपका कोई रिजर्वायर है, जैसे समुद्र है, समुद्र में अगर भूकंप आ गया तो क्या होगा, समुद्र में अगर भूकंप आ गया तो वहाँ से क्या होगा, फिर समुद्र का पानी उथलेगा, मतलब वो ऊपर आएगा और ऊपर आकर के सिटी में घुस जाएगा। फिर उसके बाद बाढ़ की संभावना होगी, जैसे कि सुनामी, इतना जो भयानक दृश्य था वह कभी भी लोग भूल नहीं सकते। तो ये सभी हमारी ही गलतियों के कारण हमको देखने को या भुगतने को मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे जीवी और अजीवी के बारे में। तो देखिए, जीवी और अजीवी क्या होते हैं। जीवी को हम बोलते हैं बायोटेक। क्या बोलते हैं दोस्तों, बायोटेक। और अजीवी को हम क्या बोलते हैं, ए बायोटेक। तो ये बायोटेक और ए बायोटेक होते क्या हैं, मतलब देखिए, बायोटेक में हम डिस्कस करते हैं ऑल दोज थिंग्स विच आर लिविंग, मतलब सभी जीवित चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि आपके पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, मनुष्य हो गए, इन सभी के बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। ए बायोटिक क्या होती हैं, सभी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जिसमें हम डिस्कस करते हैं, निर्जीव चीज़ों के बारे में, वे सभी ए बायोटिक थिंग्स यानी अजीवी में आते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए अब हम डिस्कशन करेंगे प्राकृतिक पर्यावरण यानी नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में। ये एक्चुअली किन बातों को बताता है, तो इसके अंतर्गत आता है, देखिए दोस्तों, भूमि आता है, जल आता है, वायु आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, जीव जंतु आते हैं। इन सभी को मिला करके ही तो नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वह तैयार हुआ है और इसके अंतर्गत हम इन सभी चीज़ों के अध्ययन करते हैं। अब इसके बाद देखिए, आपने तो सुना ही होगा, कई सारी चीज़ें हैं, जैसे स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है, जैव मंडल है। आप इन सभी चीज़ों से परिचित ही हैं, लेकिन हम फिर भी इनके बारे में कुछ कुछ जानकारी जरूर लेंगे। देखिए, पृथ्वी की वह ठोस भाग जो काफ़ी ज़्यादा कठोर होती है, जो ऊपरी परत होती है, जिसको आप इंग्लिश में क्रस्ट कहते हो, या उसे हम हिंदी में स्थल मंडल के नाम से जानते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब यह भाग बनने के लिए हमको किन चीज़ों की जरूरत होती है, यह भाग जो है चट्टानों से, खनिजों से बना होता है, मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ होता है, यह पहाड़ों से, पठार से, मैदान से, घाटी आदि से मिल करके यह बना हुआ रहता है ना। तो क्या पृथ्वी पे सभी जगह समतल होते हैं, क्या पृथ्वी पे सभी जगह मैदान होते हैं, क्या पृथ्वी पे सभी जगह पहाड़ होते हैं, क्या पृथ्वी पे सभी जगह पठार होते हैं, क्या पृथ्वी पे सभी जगह मैदान होती है, या क्या पृथ्वी पे सभी जगह घाटियां होती हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हमको क्या देखने को मिलता है, हमको विषमता देखने को मिलती है। मतलब सभी जगह अलग अलग, कहीं पहाड़ हैं, कहीं चट्टाने हैं, कहीं पठार है, कहीं प्लेट्यूज हैं, कहीं पे क्या है, ग्राउंड्स हैं, या कहीं पर डेजर्ट्स हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें देखने को हमको मिलती हैं। अब इसके बाद देखिए, स्थल मंडल का वह क्षेत्र जिसमें कि हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का एक स्रोत होता है। किसका स्रोत होता है, खनिज संपदा का। मतलब वहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, मिनरल्स वगैरह सब देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, अब यहाँ देख लीजिए कि हमारे सामने एक मैप है। इस मैप में देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको क्लियर किया गया है। किन बातों को क्लियर किया गया है, आप यहाँ गौर से देख सकते हो कि देखिए, यहाँ पे बताया गया है एक एटमॉस्फेयर होता है, एक हाइड्रोस्फीयर होता है, एक लिथोस्फीयर होता है और एक बायोस्फीयर होता है। ओके, तो एटमॉस्फेयर में एरोप्लेन उड़ रहा है। ओके, फिर हाइड्रोस्फीयर में ये वाटर रिजर्वायर है। फिर जो आपके लिथोस्फीयर है, वहाँ पे देखिए आपका सिटी ये बसा हुआ है ना, ये बस चल रही है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ किसान जो है वह खेती कर रहा है। और उसके बाद आपका आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करेंगे कुछ अन्य चीज़ों के बारे में। तो देखिए, पृथ्वी के चारों ओर जो फैली हुई वायु की पतली परत होती है उसको हम क्या कहते हैं,
उसको हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? एटमॉस्फेयर के नाम से। और पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है, उसे बाहर जाने नहीं देता, और यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है। ओके, तो अब यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, कई प्रकार की कुछ गैसें होती हैं, जैसे धूल कण एवं जल वाष्प जिसमें उपस्थित होता है। वायुमंडल में परिवर्तित होने से मौसम एवं जलवायु में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवर्तन। उसके बाद देखिए दोस्तों, कुछ पेड़ पौधे होते हैं, कुछ जीव जंतु होते हैं, इन सब से मिलकर क्या बनता है? जैवमंडल बनता है। हमने डिस्कस करा ही सही। फिर जो सजीवों का संसार होता है वह भी जैवमंडल के अंतर्गत ही आता है। ओके, अभी तक हमने कई सारे बिंदुओं पे डिस्कशन कर लिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे पारितंत्र यानी इकोसिस्टम के बारे में। सो इकोसिस्टम क्या होता है, तो इसको हम ध्यान से समझेंगे। तो देखिए कि एक ऐसा तंत्र जिसमें जितने भी जीवधारी होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये एक दूसरे के साथ में या तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ में क्रिया करते हैं, जिसमें कि वे क्या करते हैं? निवास करते हैं। ओके, तो देखिए इसमें क्या होता है, देखिए दोस्तों कि कई सारे जीव होते हैं जो अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं। जैसे आपकी इस बुक में, इस चैप्टर में बताया गया है कि देखिए, जहाँ इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में, मतलब कि जहाँ पे आपका माथिन राम पाया जाता है, जहाँ पे आपका चेरापूंजी नामक जगह है, तो वहाँ पे क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। फिर साथ ही साथ केरल के क्षेत्रों में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आप राजस्थान की बात करेंगे तो वहाँ अत्यंत कम बारिश होती है। ओके, इसी वजह से वहाँ पे हमको डेजर्ट देखने को मिलता है। और जिस क्षेत्र में बारिश अधिक होगी, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ हरियाली भी ज़्यादा होगी। तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं? आपकी पारितंत्र होती हैं कि वे आपस में एक दूसरे से क्रिया करते हैं। ओके, अब साथ ही साथ देखिए, आपकी इस चैप्टर में बताया गया है कि बच्चे बोलते हैं, जहाँ एक बच्चा बोलता है कि नहीं, मेरे एरिया में जो है केरल से आता है वो, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ हरे भरे माहौल होती है, वहाँ नारियल की काफ़ी ज़्यादा बागान होती है। दूसरी ओर एक बच्चा बोलता है, हमारे यहाँ तो बारिश ही बहुत कम होती है सर, या तो बारिश बिल्कुल नहीं होती, जैसे कि वहाँ पे केवल कीकर और रेत ही रेत नजर आती है। तो लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, ऐसा उसका एक और स्टूडेंट बोलता है, जिसको आपको पता होगा दोस्तों कि ऊँट क्या होता है? उसको रेगिस्तान का हवाई जहाज यानी एरोप्लेन कहा जाता है। ओके, तो ये सभी चीज़ें जो हैं आपकी एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, आपके इकोसिस्टम से रिलेटेड होती हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि किन चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। देखिए, सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु जो होते हैं, जिसमें कि मानव भी आते हैं, अपने आसपास के पर्यावरण पे ही डिपेंड करते हैं और उन पे ही वे आश्रित रहते हैं, जिसकी वजह से ही यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, उनमें आपस में क्रियाएं होती हैं। जैसे कि मैं आप सभी को एग्जाम्पल के लिए बताना चाहूँगा कि जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं, अब पेड़ पौधे हमें जब ऑक्सीजन देते हैं तो हम भी तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जिसकी वजह से उनका लाइफ जो है वो स्ट्रांगली चल पाता है। तो इनमें आपस में क्रिया होती है। जैसे कुछ पेड़ पौधे होते हैं, जब उनको जल मिलता है जलमंडल से, तो वे क्या करती हैं? अपने भोजन निर्माण के कार्य करती हैं, और अपने भोजन निर्माण में जो जल होती है उनकी, वो काफ़ी ज़्यादा सहायक होती है। ओके, क्योंकि बिना पानी के पौधे कैसे जीवित रह सकते हैं? ना मनुष्य जीवित रह सकता है, ना पेड़ पौधे जीवित रह सकते हैं, ना ही घास के मैदान जीवित रह सकते हैं। अब दूसरी ओर देखिए, कुछ ऐसे कीड़े होते हैं, कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये क्या करते हैं? ये घास पे डिपेंडेंट रहते हैं। अब ये घास पे डिपेंड करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो भी घास से मिलने वाली मिनरल्स होती हैं, अच्छी चीज़ें जो होती हैं, जो वहाँ से जो कैल्शियम, जो विटामिन्स, जो प्रोटीन उनको मिलता है, वो उसका सेवन करती हैं और अपने लाइफ को सर्वाइव करती हैं। ओके, तो इस प्रकार से इनमें आपस में कई प्रकार की क्रियाएं देखने को मिलती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मानवीय पर्यावरण के बारे में। मानवीय पर्यावरण क्या होता है? देखिए दोस्तों, मानव अपने पर्यावरण के साथ में पारस्परिक क्रिया करता रहता है। अब उसमें क्या है, उससे क्या होता है, उनकी आवश्यकता जितनी भी है वो धीरे धीरे पूरी होती है। जैसे वह क्या करता है, वह हैंड पंप का इस्तेमाल करता है, वहाँ से वो उसको जल मिल जाता है। वह बोरवेल्स का स्थापना करता है, वहाँ से भी उसको जल प्राप्त होता है। वह नदियों का यूज़ करता है। जानवरों को धोने के लिए गाँवों में पोखर का इस्तेमाल यानी तालाब का इस्तेमाल किया जाता है। कई प्रकार की चीज़ें हैं। जो आपकी भूमि है, वहाँ पे मनुष्य जो है वह अपनी
खेतों का निर्माण करता है। और खेत का निर्माण कैसे करता है, वहाँ हल जुताई के माध्यम से करता है, या फिर मॉडर्न जो एग्रीकल्चर है उसके प्रोसेस को फॉलो करके वह वहाँ पे ट्रैक्टर के थ्रू जो है वहाँ खेती करवाता है, फार्मिंग करता है। तो इस प्रकार से आपस में ये लोगों का कोई ना कोई कनेक्शन रहता जरूर है। ओके, और सभी चीज़ें एक दूसरे पे लगभग डिपेंड करती हैं। पशुपालन का काम करता है, पशुपालन से वहाँ से दुग्ध उत्पादन करता है, यानी मिल्क का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, और उसके बाद उससे अपना व्यापार चलाता है। तो देखिए दोस्तों, आज के टाइम में हमारे पास जो करेंसी है हमारे इंडिया की वह रुपीज़ में आती है। और आज के टाइम में जब हम मार्केट जाते हैं तो वहाँ से इजीली अपने करेंसी को देते हैं और बोलते हैं भैया आप 10 रुपये का ये दे दीजिए, मिठाई दे दीजिए, या कोई भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं आप आसानी से रुपए दे करके आप खरीद सकते हो। लेकिन एक वक्त था जब हम एंशियंट टाइम में रहते थे, एंशियंट पीरियड में जब हम रह रहे थे, उस समय क्या था, उस समय बार्टर सिस्टम था। अब आप बोलोगे सर ये बार्टर सिस्टम क्या होता है, तो मैं बताऊंगा आपको कि ये बार्टर सिस्टम जो है वह वस्तु विनिमय प्रणाली होती है। और इस वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है दोस्तों, कि जैसे मान लीजिए अगर आपके पास आलू है, 1 किलो आलू है, और आपको क्या चाहिए, ये क्या है आपके पास दोस्तों, 1 किलो आलू है, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको प्याज चाहिए, आपको प्याज खरीदना है। ओके, तब आप क्या करोगे, आप मार्केट जाते थे उस टाइम पे, और मार्केट जाते थे तब क्या होता था, आप ऐसे दुकानदार को खोजते थे जिसके पास क्या हो, उसके पास प्याज हो और वह आलू खरीदने वाला हो। मतलब अगर आप मान लीजिए कि ये जो है मिस्टर ए जो है वह जाता है दुकानदार के पास जिसका नाम मिस्टर बी है, और उसको बोलता है कि भाई साहब आपके पास प्याज है, बी बोलता है बिल्कुल है हमारे पास। तो ये बोलता है कि आप आलू रख लीजिए, उसके बदले प्याज दे दीजिए। तो अगर बी को आलू नहीं चाहिए तो क्या बोलेगा, नहीं भाई साहब हमको आलू नहीं चाहिए, हमको तरबूज चाहिए, हमको वाटरमेलन चाहिए। अगर आपके पास वाटरमेलन है तब आप उसके बदले में आप हमको वाटरमेलन दीजिए और उसके बदले में आप प्याज ले जाइए। लेकिन अगर उस बंदे के पास तो वाटरमेलन नहीं था, उसके पास तो आलू था, तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी में व्यापार जो है वह संभव नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये बार्टर सिस्टम में थोड़ी परेशानी तो होती ही थी दोस्तों। जैसे कुछ और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अब इससे बचने का क्या उपाय है, तो जैसे ये बंदा क्या करेगा, जो बंदा ए है जिसको क्या खरीदना है, इसके पास आलू है, क्या है, आलू, और इसको चाहिए क्या, इसको प्याज खरीदना है। तो यह किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाता है, यानी इसका नाम सी है मान लीजिए। अब इसके पास जाएगा तो इसके पास क्या है, प्याज के भंडार है, इसके पास बहुत सारी प्याज की बोरियां हैं और इसको आलू भी खरीदना है। तब ये बोलता है ठीक है आप मुझसे क्या कीजिए, प्याज ले लीजिए, ओनियन ले लीजिए, और उसके बदले में मुझे आपकी जो आलू है उसको आप मुझे दे दीजिए। तभी जाके इन दोनों में व्यापार संभव हो पाएगा, यानी वस्तुओं का विनिमय यानी आदान प्रदान हो पाएगा। तभी यह प्रणाली जो है वह कंप्लीट हो पाएगी। ओके, और कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी चीज़ को या तो खरीद सकता है या तो बेच सकता है। तो यह जो प्रोसेस था ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था। इसीलिए धीरे 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 जब डेवलपमेंट हुआ समय के साथ, जब 1991 में हमारे इंडिया में एलपीजी आ गई, यानी लिक्विडिटी, है ना, और एलपीजी नहीं दोस्तों, क्या आ गई यहाँ पे, उदारवादिता आ गई, लिक्विडिटी आ गई, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही उदारवादिता आई तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उदारवादिता आने के बाद देखिए एलपीजी का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं पहले, लिक्विडिटी, प्राइवेटाइजेशन और आपका ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें क्या है, लिक्विडिटी आने से क्या हुआ, आपका मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लचीला हो गया, और उसके बाद फॉरेन से कई सारे व्यापारी आपके यहाँ इंडिया में मार्केट करने के लिए आते हैं, जिसको आप जानते हो एफडीआई के नाम से, है ना। और इसके बाद इंडिया में मार्केट जो है इस्टेब्लिश होने लगी, और उसके बाद धीरे 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 करके ये प्रोसेस कब से चल रहा है, आपको पता होगा कि 1498 के आसपास से पुर्तगालियों ने भारत पे कदम रखा। क्या उससे पहले कोई नहीं आया, बिल्कुल आए, उससे पहले ईरानी आए, है ना, उससे पहले अरब देशों के लोग आए। तो उन लोगों ने भी कई सारे व्यापार किए जो वस्तु विनिमय प्रणाली को प्रमोट करते थे। लेकिन धीरे धीरे राजा महाराजाओं के टाइम में, जो मिडेवल हिस्ट्री का टाइम पीरियड था, उसमें धीरे धीरे राजाओं ने सिक्के खुदवाने शुरू कर दिए खुद के नाम के, और वह जो सिक्के थे वह सिक्के जब छपने लगे, मार्केट में आने लगे, और उसके बाद जो है वह सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ, और इस तरीके से हमारी करेंसी में चेंजेस आया, और धीरे धीरे चेंजेस आते गया। जब हम मॉडर्न एज में पहुंचे तब हमारी करेंसी जो है वह रुपीज़ में कन्वर्ट हो चुके थे। तो ये तो एक छोटी सी कहानी थी दोस्तों, जिसमें हमने वस्तु विनिमय के बारे में भी सीखा। अब इसके बाद देखिए हम कुछ क्वेश्चन आंसर को हैंडल करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको
एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, और ये एमसीक्यूज़ होने के बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर के लिए भी एक वीडियो लेक्चर ज़रूर बनाऊँगा। ओके, तो लेट्स बिगिन दिस एमसीक्यूज़। इसमें क्या है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो इसमें से जो प्रकृति से मिलने वाला नहीं है वह क्या है दोस्तों? हम किसको बोल सकते हैं? तो यहाँ देखिए, आपका पहला ऑप्शन है मरुस्थल, दूसरा है ताल, तीसरा है वन। तो हमको प्रकृति से क्या नहीं मिलता? प्रकृति के पारितंत्र में कौन सी चीज जो है नहीं आती? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका आंसर होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कौन सा आंसर आएगा आपका? देखिए, ताल। ओके, यह प्रकृति से नहीं मिलते। अब इसके बाद देखिए क्या है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? तो देखिए, क्या स्थल मानवीय पर्यावरण का घटक है? बिल्कुल है। धर्म है? बिल्कुल है। समुदाय है? बिल्कुल है। तो स्थल है क्या? स्थल बिल्कुल नहीं है। ओके दोस्तों, ये मैं आपको चेक करने के लिए बोल रहा था क्या आप आंसर क्या बोलोगे बोल के। तो स्थल मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, ये प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है। धर्म और समुदाय ये सभी जो है मानव के वर्ग में आते हैं। ओके, अब इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? मनुष्य द्वारा बनाया गया पर्यावरण है आपका सड़क निर्माण। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? क्या पादप वृद्धि, पेड़ों की वृद्धि क्या खतरा है? बिल्कुल नहीं है। फसल की वृद्धि क्या खतरा है? बिल्कुल नहीं है। तो किसकी वृद्धि खतरा है? जनसंख्या वृद्धि खतरा है दोस्तों, इसलिए आपको जनसंख्या कंट्रोल करनी चाहिए। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू दिस लेक्चर। सो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम जो है हम ये कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लिए इस चैप्टर के, हमने ये चैप्टर की पूरी स्टडी कर ली, हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लिए, कुछ क्वेश्चन आंसर भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब आपको इस वीडियो को बार बार देख करके रिविजन करना है। रिविजन करने से आपको यही फायदा होगा कि आप अधिक से अधिक इस लेक्चर का फायदा उठा पाओगे। जो बातें इस चैप्टर में नहीं दिखाई गई हैं, जो बातें आपके बुक में आपको नहीं मिलेगी, उन बातों को भी मैं बताने का कोशिश किया हूँ। सो आई होप कि ये लेक्चर आप सभी को पसंद आएगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और मेरे लेक्चर को फॉलो करके आप एक स्मार्ट स्टडी को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उसको ग्रहण कर सकते हैं, जिससे आपके एजुकेशन में, आपके नॉलेज में जरूर ग्रोथ होगा। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, हम होंगे कामयाब। टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।